हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। और इन क्वेश्चन से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है अपने बोर्ड एग्जाम्स में। आप अपनी प्रैक्टिस चेक कर सकते हो कि कितनी प्रिपरेशन आपने कर ली है अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरीके के और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। Here it is first question. Assertion. The tRNA molecules possess anticodon and the reason is it need the masses in the form of codon. तो अगर आप इन स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जो tRNA मॉलिक्यूल जो है इट possess एंटीकोडन। यस इज ट्रू। अगर आपको ध्यान है आपने tRNA की स्ट्रक्चर जो होगी पढ़ी होगी, इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर होती है tRNA की, और इस साइड पे एट दिस लोकेशन यहाँ पे tRNA में एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं एंड दीज एंटीकोडॉन्स में बी आइडेंटिफाइड विद द कोडॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन द mRNA। सो ये जो एंटीकोडॉन्स है ये tRNA में प्रेजेंट है, इन्हीं के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो असर्शन इज ट्रू, बट रीजन की अगर हम बात करें इट नीड्स अ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन। यस दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये भी ट्रू है। बट अगर आप बिकॉज लगा के देखोगे कि अगर tRNA में एंटीकोडॉन है वो क्या इसी रीजन से कि वो इसको रीड कर नीड अ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन्स? नो। तो मुझे नहीं लग रहा कि हमें इसको एज एन करेक्ट एक्सप्लेनेशन हम इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन द आंसर विल बी द ऑप्शन बी। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन नहीं लग रहा यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन कब कह सकते थे कि अगर यहाँ पे आई tRNA मॉलिक्यूल्स पोजेस एंटीकोडोन because these anticodones will be identified or means they can carry any amino acids। अगर कुछ ऐसा कुछ और ज़्यादा डिटेल में अगर हमें मिलता तो हम मान सकते थे कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बट इन माय व्यू इट्स नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको लगता है तो आप मुझे बता सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा assertion histones are the basic proteins। yes histones are the basic proteins of major importance in packaging of eukaryotic DNA and histones comprises chromatin molecules, the bulk of the eukaryotic chromosomes। yes this is also true। तो यहाँ पे हमारा assertion तो सही है। रीजन को भी देख लेते हैं। histones are of 5 major type H1 H2A H2B H3 एंड H4। यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। दोनों ही ऑप्शन स्टेटमेंट्स जो यहाँ पे हमारे एब्सोल्युटली करेक्ट हैं। असर्शन इज ट्रू एज वेल एज द रीजन इज ट्रू। बट यहाँ पे भी सेम वही बात लग रही है और मैंने आपको ट्रिक भी बताई है। अगर आप देखेंगे इसको बिकॉज के साथ अटैच करके, तो अगर आपको ये लग रहा है कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है देन ओनली यू हैव टू गो विद द ए। बट मुझे नहीं लग रहा कि ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे स्टोन्स के टाइप की बात आ गई है, यहाँ पे स्टोन की क्वालिटी बताई हुई है, बट ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। तो हमारा यहाँ पे भी ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा। डीएनए आपको पता है डीएनए इज ए नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल एंड हिस्टोन्स आर द पॉजिटिव चार्ज बेसिक प्रोटीन्स। और इन्हीं के साथ इसके साथ ही डीएनए जो है वो बाइंड होता है, अरेंज होता है इन द पैकेजिंग। ओके, और यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो बेसिक नेचर होती है हिस्टोन की वो किसकी वजह से होती है। हिस्टोन यहाँ पे बेसिक प्रोटीन बताया ना, तो बेसिक प्रोटीन ऑफ द हिस्टोन इज जस्ट बिकॉज ऑफ द अमाइनो एसिड्स दैट आर द लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो ये भी याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एक और आपके निकल के आएगा कि लाइसिन और आर्जिनिन नाम के 2 अमाइनो एसिड्स की प्रेजेंस की वजह से जो है हिस्टोन प्रोटीन जो है वो बेसिक इन नेचर है। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। mRNA अटैचेस टू द राइबोसोम्स थ्रू इट्स 5 प्राइम एंड। ओके, सो ये हमारा स्टेटमेंट है mRNA अटैचेस टू द राइबोसोम थ्रू इट्स 5 प्राइम एंड। दिस इज द करेक्ट वन। यस ये 5 प्राइम एंड से ही बाइंड होगा। अगर हम रीजन को देखें द mRNA हैज द बेसिस ऑफ लैगिंग सीक्वेंस। नो नो नो, mRNA में बेसिस जो होता है वो लैगिंग सीक्वेंस। यहाँ पे ऐसा कुछ बात हम नहीं कर सकते। तो रीजन तो किसी भी तरीके से मैच ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो सी ट्रू हो जाएगा। ए इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। Okay, now move to the next question. Next question is question number 4. Replication in the transcription occur in the nucleus but translation occur in the cytoplasm। तो अगर आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताया कि न्यूक्लियस में होता है बट ट्रांसलेशन जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। ये बिल्कुल ट्रू है क्योंकि एमआरएनए जो बना है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, इट कम्स आउट। और यही चीज़ यहाँ पे रीजन में ही बता रखी है। एमआरएनए इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म वेयर द राइबोसोम्स एंड अमाइनो एसिड्स आर अवेलेबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए दोनों स्टेटमेंट ही बिल्कुल करेक्ट है एंड इट कुड बी द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। क्यों हो रहा है हमारा जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में क्यों हो रही है? क्योंकि एमआरएनए जो है वो ट्रांसपोर्ट होकर न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा एंड इट विल बी प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। दोनों स्टेटमेंट्स भी ट्रू हैं एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। Now move to the next question, question number 5. Assertion: in Griffith's experiment, the mixture of the heat-killed virulent R bacteria and the live non-virulent bacteria lead to the death of the mice.
ओके अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे ना तो एक बार देखने में तो हमें लग रहा है कि ये करेक्ट है, पर ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, वायरुलेंट आर बैक्टीरिया। नो, ये नहीं होना चाहिए था। वायरुलेंट आर बैक्टीरिया कैसे हो सकता है, वायरुलेंट एस बैक्टीरिया होगा एंड लाइफ नॉन वायरुलेंट आर बैक्टीरिया। तो आप ये कह सकते हो असेशन ही रॉन्ग है। ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक्स के साथ ही आपको असेशन का करेक्ट और इनकरेक्ट होना आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे असेशन हमारा रॉन्ग हो चुका है। अब हम रीजन को भी चेक कर लेते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल गॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द R strain to heat killed R strain, S strain to heat killed R strain. Yes, this is the true. तो वही है यहाँ पे, अगर S strain होता तो ये करेक्ट हो जाता। S strain से ही R strain के अंदर फ्रॉम जो है कुछ ना कुछ जो है मटेरियल, जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, मटेरियल था, वो ट्रांसफॉर्म हुआ है। दिस वाज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो रीजन जो है वो हमारा करेक्ट है, बट असर्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। वायरुलेंट एस बैक्टीरिया आना चाहिए था इंस्टेड ऑफ द वायरुलेंट आर बैक्टीरिया, देन इट विल बी ट्रू। तो यहाँ पे हमारा इस 5th क्वेश्चन के अंदर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ए इज इन नॉट दिस वन, ए इज फॉल्स, असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। डीएनए इज कंसिडर्ड टू बी द बेटर जेनेटिक मटेरियल देन आरएनए फॉर द मोस्ट ऑर्गेनिज्म। डीएनए जो है वो बेटर जेनेटिक मटेरियल है इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज कंपेयर टू द आरएनए। रीजन इज, इसका रीजन क्या है, द 2' OH ग्रुप प्रेजेंट इन द डीएनए मेक्स इट लेस रिएक्टिव। ओके, अब ध्यान से देखिए, वही बात है, एक छोटी सी मिस्टेक से ही आपको स्टेटमेंट की आइडेंटिफिकेशन करनी है। असेशन को अगर हम देखें तो डीएनए जो है वो बेटर जेनेटिक मटेरियल कंसिडर होता है, तो यहाँ पे तो कोई डाउट है नहीं, ये हमारा करेक्ट हो गया असेशन। बट अब रीजन को ध्यान से देखिए, 2' OH ग्रुप प्रेजेंट द डीएनए मेक इट लेस रिएक्टिव। नो, ये कैसे हो सकता है, हमें पता है डीएनए जो है वो डीऑक्सीराइबोज है। डीऑक्सीराइबोज है मतलब यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है वो लैकिंग है, और कहाँ पे, वो भी 2' सेकेंड कार्बन के पोजीशन पे ही होता है। तो यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे OH ना होकर सिर्फ H ग्रुप प्रेजेंट रहता है, OH तो होता ही नहीं है। इसलिए हमारा जो रीजन है वो रॉन्ग हो गया है, और यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। ओके, नाउ मूव टू द 7th क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th वन। डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। यस, डीएनए रेप्लिकेशन जो सेमी कंजर्वेटिव होता है, इन ईच साइकिल द रेप्लिकेशन द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ऑफ द पेरेंटल डबल हेलिक्स इज कंजर्व्ड। यस, इसी वजह से सेमी कंजर्वेटिव है ना, कि हर साइकिल में एक पुराना स्ट्रैंड काम में आ रहा है, और वही पुराना स्ट्रैंड जो है वो आगे जाके एक न्यू स्ट्रैंड को फॉर्मेशन करने का काम कर रहा है। वन न्यू स्ट्रैंड दे आर फॉर्मिंग, सो इस वजह से ही तो सेमी कंजर्वेटिव है। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। तो ये बहुत आसानी से हो सकता है। यहाँ पे आप वही कंसेप्ट फॉलो कर सकते हैं, आप इसको बिकॉज के साथ ऐड करके देखिएगा, आपको बहुत ईजिली आंसर मिल जाएगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। असर्शन लेकोपेरॉन इज ए रिप्रेसिबल ऑपेरॉन। लेकोपेरॉन एक रिप्रेसिबल ऑपेरॉन है। एंड सेकेंड वन, रीजन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर एंड प्रिवेंट्स एक्सप्रेशन ऑफ द सेट जीन। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, हम अगर सेशन को देखें कि लेकोपेरॉन रिप्रेसिबल ऑपेरॉन, नो, लेकोपेरॉन रिप्रेसिबल ऑपेरॉन नहीं है। लेकोपेरॉन इस एक इंड्यूसिबल ऑपेरॉन है। इंड्यूसिबल ऑपेरॉन कौन से ऑपेरॉन होते हैं, ऐसे ऑपेरॉन होते हैं जो जनरली ऑफ मोड में रहते हैं। दे आर जनरली रिमेन ऑफ, बट ऑन कब होंगे, जब उनको कोई इंड्यूसर मिलेगा। लाइक लैक्टोज इज एन इंड्यूसर, तो उसके प्रेजेंस में वो ऑन हो रहा है, उस तरीके के ऑपेरॉन को इंड्यूसिबल बोलते हैं। और रिप्रेसिबल ऑपेरॉन कौन से होंगे, रिप्रेसिबल ऑपेरॉन्स आर द ऑपेरॉन व्हिच आर जनरली रिमेन इन द ऑन। By default they remain on but they can be turned off in the presence of any molecule. Okay, तो जो पहले तो ऑन है बट बाद में ऑफ हो जाएगा, उसे हम रिप्रेसिबल बोलेंगे। बट इंड्यूसिबल में क्या होगा, जो जनरली तो ऑफ मोड में रहेगा बट बाद में ऑन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनी मॉलिक्यूल। तो लेकोपेरॉन इज नॉट अ रिप्रेसिबल, इट्स एन इंड्यूसिबल ऑपेरॉन। और रिप्रेसिबल ऑपेरॉन के एग्जांपल्स में आपको ट्रिप्टोफॉन का मिल जाएगा, जो ट्रिप्टोफॉन अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड ऑपेरॉन है, दैट इज द रिप्रेसिबल ऑपेरॉन। तो यहाँ पे वो नहीं आएगा, तो हम कह सकते हैं हमारा असर्शन रॉन्ग है। बट अगर हम रीजन को चेक करें, द प्रोडक्ट ऑफ द रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर एंड द प्रिवेंट एक्सप्रेशन ऑफ द जीन। यस, ये बिल्कुल सही है। आपने ऑपेरॉन को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, तो वहाँ पे हमने देखा है कि रिप्रेसर जो है वो बाइंड होता है ऑपरेटर के साथ और जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। तो रीजन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। Move to the next question, our 9th question, next one.
Assertion: the human genome comprises of a large amount of the repetitive sequence. Yes, this is the correct one. Human genome में large amount में repetitive sequences present होते हैं. ये DNA Human Genome Project से पता चला है. And repeated sequence in the genome do not have direct coding function. That is also true कि उनका कोई coding function नहीं होता. But इसको इसके साथ अगर relate करके देखोगे तो इनका कोई आपस में relation नहीं मिल रहा, कोई explanation नहीं मिल रही. तो यहाँ पे हमारा जो option A नहीं हो सकता, सॉरी A नहीं होगा. यहाँ पे हमारा option जो होगा वो B correct हो जाएगा. Both statements are true but is not correct explanation. Come to the question number 10. Eukaryotic mRNA requires post-transcriptional modification to form functional mRNA. ओके ये हमारा है स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो बिल्कुल करेक्ट है. एमआरएनए को, यूकैरियोटिक एमआरएनए को पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन यानी कि मींस प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है ताकि वो फंक्शनल एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाए. जो एमआरएनए बनता है आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन दैट इज एचएनआरएनए. और एचआरएनए कब कन्वर्ट होगा एमआरएनए के अंदर? आफ्टर द प्रोसेसिंग. तो प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड इन द यूकैरियोटिक एमआरएनए. Reason: eukaryotic transcripts possess extra non-functional gene segments called the intron. Yes, this is the correct. इन इंट्रॉन की वजह से ही तो प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ रही है ना. इनको रिमूव करना है और एक्सॉन्स को ज्वाइन करना है. सो हम कह सकते हैं बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो. तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा. बहुत ध्यान से आपको स्टेटमेंट्स को पढ़ के आंसर देना है, इसमें कोई जल्दबाजी मत करिएगा. और ये आ गया हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन. असर्शन: आरएनए पॉलीमरेज आर एबल टू कैटालाइज द ऑल 3 स्टेप्स ऑफ द ट्रांसलेशन. जो आरएनए पॉलीमरेज है वो सभी के सभी स्टेप जो होते हैं ट्रांसलेशन के वो करने में एबल है, कैटालाइज करने में एबल है. सो हम यहाँ पे कह सकते हैं दिस इज द करेक्ट वन. यस, ये होता है. आरएनए पॉलीमरेज जो है इट्स एबल. बट रीजन क्या है? देखिए, आरएनए पॉलीमरेज कंटेन एन इनिशिएशन फैक्टर एंड ए टर्मिनेशन फैक्टर इन दैम. नो, इनिशिएशन फैक्टर और टर्मिनेशन फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज में प्रेजेंट नहीं है जो उसको स्टॉप करवाने के लिए हेल्प करे. तो यहाँ पे रीजन को हम करेक्ट नहीं मान सकते. रीजन इज रॉन्ग. तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स. ओके, तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट चैप्टर के. ये चैप्टर बहुत ज़्यादा वेटेज का है, तो बहुत ध्यान से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा. किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो देन यू कैन सेंड मी अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. ओके, एंड कीप watching my videos for the next video. Thank you.